आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली होगा कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज के ऊपर। हम लोगों ने ये बताया था आप सभी लोगों को कि ग्लूकोज में दो तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। केस वन, वो साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और केस टू है बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट केस वन किया है, अब केस टू की बारी है। मैं केस वन को एक बार रिव्यू कर देना चाहता हूं आप लोगों के सामने। याद करिए, अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं तो ग्लूकोज को जब मैं HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग करता हूं, HI के साथ हीट करता हूं, तो मिलता है N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। इससे क्या चीज प्रूफ होती है, कोई मुझे बताएगा? इससे क्या प्रूफ हो रहा है सर की टोटल 6 कार्बन है। ओपन चेन है सर। नहीं, कंफर्म्स द लीनियर लीनियर, है, यस लीनियर स्ट्रक्चर। यस, कंफर्म्स द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन। 6 कार्बन का लीनियर अरेंजमेंट है, इससे कंफर्म होता है। अगर मैं इसको HCN के साथ रिएक्ट करवाऊं तो हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन्स, और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं NH2OH के साथ बच्चों तो मुझे मिलता है ऑक्साइम, ग्लूकोज का ऑक्साइम। बताओ ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं? सर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। प्रेजेंस ऑफ A/K, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। जब उसका प्राइमरी माइल्ड ऑक्सीडेशन किया Br2 वाटर के साथ, माइल्ड ऑक्सीडेशन, then what will I get? I get ग्लूकोनिक एसिड, मुझे ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। इससे कंफर्म हुआ एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, कंफर्म्स 1 CHO ग्रुप, और जब मैंने इसमें HNO3 डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया, तो उससे मिला हमें सैकरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम ग्लूटारिक एसिड भी है। इससे क्या कंफर्म हुआ? कंफर्म्स द एब्सेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। और आखिरी में जब मैंने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, आई विल हैव पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, मुझे मिला पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। इससे क्या प्रूव हुआ? कंफर्म्स द पोजीशन ऑफ 5OH ग्रुप। इससे 5OH ग्रुप की पोजीशन कंफर्म हुई, 5OH ग्रुप की कंफर्म हुई पोजीशंस। क्या ये चार्ट आप सभी को याद है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में इनमें से 3 रिएक्शंस पूछेंगे ही पूछेंगे। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सो कहीं ना कहीं हम लोगों ने केस 1 निपटाया और आपको एकदम अच्छी तरह से क्लैरिटी हुई केस 1 के बारे में। अब आए हम लोग केस 2 के साइंटिस्ट के ऊपर। हमने कहा हाँ भाई आप लोग बताइए अपना, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस पे गौर करिए। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए इनका बहुत वैलिड पॉइंट।
केस 2 वाले साइंटिस्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा अब से मेरी बात, अब से कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी गहमा जाएगी। केस 2 वाले साइंटिस्ट ने कहा भाई साहब केस 1 वाले साइंटिस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, केस 1 वाले साइंटिस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन लीनियर होते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, वेरी गुड। केस 2 अग्री करता है केस 1 से, कहता है इसमें CHO ग्रुप होता है, आई डू अग्री, इसमें CH2OH 5 OH ग्रुप होते हैं, बिल्कुल सही, OH H OH H OH H OH H ऐसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, सब कुछ सही जा रहा है, बट एक गलत है। हमने कहा भाई क्या गलती है, तो केस 2 वाले ने कहा कि याद करिए आप लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हमने कहा ठीक है याद है, आगे बढ़िए। उनने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन था HCN के साथ, दूसरा NaHSO3 के साथ, तीसरा रिएक्शन अल्कोहल के साथ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी करेंगे हम, फिर ग्रिग्नाट के साथ, फिर नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ। हमने कहा हाँ ठीक है याद है, बोलिए। उसने कहा अल्कोहल में 3 रिएक्शन थी, ग्रिग्नाट में भी 3 रिएक्शन है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव में 8 रिएक्शन है। तो अगर मैं सबको मिला दूं तो 3 3 6 और 14 15 16, तो टोटल मिलाकर 16 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड कीटोन को सिग्निफाई करती हैं, जो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स ही दिखाती हैं, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन शो करती हैं। ये 16 कैरेक्टरिस्टिक एडिशन रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने कहा ठीक है ये तो हमने पढ़ रखा, भाई आगे बढ़ाओ। हमने कहा आगे बढ़ाइए। इनने कहा भाई इनमें से आपने कौन सी रिएक्शंस करी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, एक साइनोहाइड्रिन की, एक ऑक्साइम की, समझिए मेरी बात को, 2, मतलब एक HCN के साथ और एक NH2OH के साथ, 2 सिर्फ। हमने कहा बाकी 14 रिएक्शंस का क्या है भाई, जैसे अच्छी रिएक्शन NaHSO3 के साथ नाइट्रोजन डेरिवेटिव में एक रिएक्शन है 2,4-DNP, याद करिए, ब्रेडीज रिएजेंट, जिसमें ऑरेंज रेड कलर आता है। हमने कहा यार ये तो बड़े अच्छे टेस्ट हैं जिससे पता लगता है एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का, ऑरेंज रेड डाई आता है। तो हमें जवाब मिला ये 14 रिएक्शन नहीं दिखाता, सिर्फ 2 रिएक्शन दिखाता है, HCN के साथ और नाइट्रोजन डेरिवेटिव का सिर्फ ऑक्साइड। मतलब ध्यान से मेरी इस स्टेटमेंट को समझिए, टोटल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स की 16 है आपके सिलेबस में, वैसे तो और भी कहीं ज्यादा है, और उनमें से ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर सिर्फ 2 रिएक्शन दिखाता है, 14 रिएक्शन नहीं दिखाता। अब केस 2 की बात पे बल आ रहा है। अब केस 2 वालों साइंटिस्ट हम सोच रहे अच्छा अब कुछ आने वाला है, बाकी में यार ऐसा क्यों, हम सोचने लगे अरे यार ऐसा क्यों है, 16 में से सिर्फ 2 ही रिएक्शन दिखा रहा, बाकी 14 रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा। अब केस 2 वालों ने कहा क्योंकि हम बताएंगे आंसर। हमने कहा अच्छा तुमने तो यार थ्रिल बना दिया होगा काफी ज्यादा, अब बताओ। तो इन्होंने कहा भाई इनका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, इनका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, ये तो अजीब सी बात है। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है केस 2 वाले कह रहे हैं, बट वो फ्री नहीं है, वो किसी एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर, याद करिए एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं। लेट मी टेक अनदर कलर पेन, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल के साथ दिखाते हैं, हेमी एसिटल बनाते हैं। तो वही हो रहा है यहां पर, किसी एक अल्कोहल के साथ ये हेमी एसिटल बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं है, और क्योंकि वो फ्री नहीं है इसीलिए 14 रिएक्शंस नहीं दिखा पा रहे हैं। एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप है जिसकी वजह से वो 2 रिएक्शन तो दिखा रहे हैं, बट बाकी 14 नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वो फ्री नहीं है। अभी भी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अब समझिए जरा, मैं जैसे सपोज करिए मैं हूं यहां पर, मेरे 2 हाथ हैं और मेरे हाथ में 2 बैग पकड़ा दिए गए हैं, ठीक है। मुझे मेरा बच्चा कहता है कि पापा एक और बैग पकड़ लो, एक और बैग पकड़ लो। मैंने कहा बेटा चल, मैंने एक और बैग पकड़ लिया। उसने कहा पापा एक और बैग पकड़ लो, मैंने कहा चल एक और बैग पकड़ लेता हूँ।
अब उसने कहा एक और बैग पकड़ लो। मैंने कहा बेटा मेरे पास फ्री नहीं है, और कैसे पकड़ू बताओ, मैं ऑलरेडी मेरा एंगेज्ड है दोनों हाथ। उसने कहा पापा नहीं पकड़ना तो पड़ेगा। मैंने कहा बेटा मेरे पास हाथ है बैग को पकड़ने के लिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट हाथ फ्री नहीं है, समझो मेरी बात। मैं बैग को क्यों नहीं पकड़ रहा, मेरे पास हाथ नहीं है क्या? तुम कह रहे हो बैग को पकड़ो सर, तो मैं बैग को क्यों नहीं पकड़ रहा? मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास हाथ बिल्कुल है बट हाथ फ्री नहीं है। हाथ क्यों नहीं फ्री? क्योंकि हाथ कहीं और एंगेज है, इस बात को समझिए। अगर तुम कल को ये कह रहे हो बैग नहीं पकड़ रहा क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है, ये क्या बात है यार? हाथ तो है मैं कह रहा हूं, बट हाथ फ्री नहीं है भाई, क्योंकि हाथ मेरे कहीं और एंगेज है। इसी तरह से यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री? क्योंकि वो कहीं पे एंगेज है। अब वो कहां पे एंगेज है वो निकालना है हमें, वो डिस्कस करना है, वो हमारी आज का क्लास का टॉपिक है। तो उसके लिए मैं एक बार ये वाली रिएक्शन दिखाना चाहता हूं एल्डिहाइड कीटोन की अल्कोहल के साथ। याद करिए जरा, ये है हमारा एल्डिहाइड, और अगर उसके साथ अल्कोहल ग्रुप आ जाता है, बड़ा बड़ा बनाता हूं, ये है मेरा एल्डिहाइड और इसके साथ R-OH अल्कोहल आ जाता है, तो कैसे हो जाता है? O का बॉन्ड अपनी तरफ, कार्बन का पॉजिटिव, R प्लस OH माइनस, OH इसके पास, R इसके पास, ऐसा कुछ। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ध्यान से देखना, मर्जी है मेरी। ROH, RO माइनस H प्लस, ठीक है, तो H जाएगा इसके पास, RO माइनस इसके पास, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, ये RCH ऊपर बनेगा OH और नीचे बनेगा OR-। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसे कहते हैं हेमी एसिटल, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। अब मैं आपको पूछता हूं बेटा इस हेमी एसिटल को ध्यान से देखो, क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है? तुम कहते हो नहीं सर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मुझे तो नहीं दिख रहा, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मुझे तो नहीं दिख रहा सर। उसमें मुझे पता है क्या दिख रहा है सर, अल्कोहल दिख रहा है और एथर दिख रहा है सर, ये दो चीजें दिख रही हैं, ये है अल्कोहल और ये एथर है सर, कहाँ है एल्डिहाइड? मैंने कहा नहीं एल्डिहाइड। अपने मैंने कहा ये तो भ्रम है बेटा आंखों का। अगर जो चीज ऐड हुई है, मतलब अल्कोहल ऐड हुई है, अगर मैं वो हटा दूं, अगर मैं इसे हटा दूं, तो क्या दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड। बिल्कुल, इसकी एक वैलेंसी इधर खाली, उसकी एक वैलेंसी खाली, सर एल्डिहाइड है। मतलब क्या? मतलब सर एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, बट एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ एंगेज है। ये जो हेमी एसिटल आपने बनाया है, दरअसल इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बट वो अल्कोहल को उसने एंगेज कर रखा है। ध्यान से देखिए, RCHO ये था, डबल बॉन्ड टूटा, इसने एक हाथ में पकड़ लिया है H, इसने एक हाथ में पकड़ लिया है OR। तो अगर मैं इन दोनों हाथों को हटा दूं, इन दोनों हाथों के बैग को हटा दूं, तो वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसका मतलब एल्डिहाइड ने दो बैग पकड़ रखे हैं, एक H और एक OR। तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर बट इट इज नॉट फ्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही तो कॉन्सेप्ट है और यही आर्गुमेंट में जीत गए भाई केस 2 वाले, पकड़ मिल गई केस 2 वालों को। तो केस 2 की बात यहीं से शुरू होती है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट everything is okay with this chart, listen it very carefully my dear, despite of this everything is very much clear in this chart. yes, केस 2 वाले कहते हैं we do agree कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है लीनियर, we do agree कि उसमें एल्डिहाइड या कीटोन है, we do agree कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें 5 OH ग्रुप है, और जो तुमने स्ट्रक्चर बताया ये भी हम अग्री करते हैं यार, बिल्कुल सही है। बट सही एक चीज नहीं है, वो ये कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप, यस इट हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप, बट इट डज नॉट गिव द अदर 14 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लाइक Schiff's base, like 2,4-DNP. these are the important nucleophilic addition reaction जो ग्लूकोज नहीं देता, जो ग्लूकोज नहीं देता, ग्लूकोज नहीं देता इन इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, जिससे ये क्लियर कट नजर आता है कि भाई कुछ तो घोटाला है। देन वी केम टू दिस कंक्लूजन कि एल्डिहाइड एक ग्रुप है दरअसल, और हम जानते हैं पहले से ही एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में हेमी एसिटल बनाते हैं, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि इसके एल्डिहाइड ने
किसी एक अल्कोहल के साथ हेमीएसिटल बना दिया होगा, जिसकी कारण की वजह से एल्डिहाइड ग्रुप तो है बट वो फ्री नहीं है और वो बाकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा। क्या मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। एक बार दोबारा से हो जाए भाई साहब, एक बार दोबारा से, टेक 2, ध्यान से सुनिए मेरी बात। केस 2 वाले क्या कहते हैं, जो ये चिल्लाकर कह रहे हैं भाई साहब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, वो कह रहे हैं केस 1 वालों ने बिल्कुल सही कहा, आर्गुमेंट लड़ लिया, उन्होंने कहा ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है जनाब। बट हमें आप बताइए कि एल्डिहाइड की अहम रिएक्शंस, 14 अहम रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स बेस रिएक्शन, 2,4-DNP रिएक्शन, सेमी कार्बाजाइड, ऐसी रिएक्शन दिखाई नहीं पा रहा यार, ये क्यों? तब कहां गया एल्डिहाइडिक ग्रुप? Then we came to the conclusion कि एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर हेमीएसिटल बनाता है। ये हम लोगों ने इन्हीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है। और ये हेमीएसिटल में एक तरह से डिस्गाइज्ड, मतलब छुपा हुआ, बहरूपिया, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है बट वो छुपा हुआ है, Aldehydic group is there but it is not free. Why? Because aldehydic group undergoes nucleophilic addition reaction with one of its OH, किसी एक OH के साथ, जिसकी वजह से वो साइक्लिक हेमीएसिटल बना रहा है। अब सवाल आता है कौन से OH के साथ? क्या सर ये वाला CHO इस OH के साथ करेगा, इस OH के साथ करेगा, इस OH के साथ करेगा, किस OH के साथ करेगा सर? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो तब जवाब आता है वो इस OH के साथ करेगा। अब इस OH के साथ क्यों करेगा, आइए देखते हैं जरा। इधर मैं फ्रेश बना रहा हूं बड़ा सा, दिस इज आवर एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, दिस इज आवर एल्डिहाइडिक ग्रुप। 1 2 3 4 OH H H OH तीसरे वाले कार्बन पर फ्लिप होता है, याद रखिएगा, तीसरे वाले कार्बन पर फ्लिप होता है। फ्लिप मतलब उसका OH रिवर्स डायरेक्शन में OH H OH H। अगर मैं नंबरिंग कर दूं बच्चों, ये फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन सेकंड, ये वाला कार्बन थर्ड, ये वाला कार्बन फोर्थ, ये वाला कार्बन फिफ्थ और ये वाला कार्बन सिक्स्थ। तो ये फर्स्ट वाला जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये पांचवे वाले को टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि पांचवे वाले को अगर टारगेट करेगा तो 5 कार्बन हो गए और एक छठा ऑक्सीजन हो गया, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और 6 मेंबर का रिंग सबसे स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर के रिंग में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, जो सबसे बड़ा एंगल माना जाता है, जिसमें स्ट्रेन सबसे कम होता है। और 11th क्लास की VSEPR तक में आप ये पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम होगा, रिपल्शन उतना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए उसने चुना पांचवें कार्बन को, क्योंकि पांचवें कार्बन को अगर चुनेगा तो 5 होंगे कार्बन, 1 होगा ऑक्सीजन, 6 की रिंग बनेगी। अगर मान लो वो इसको ना चुन के इसको चुनता तो 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 की रिंग बनती। 3 में एंगल कितना होता, 60 डिग्री। अगले वाले को चुनता तो एंगल बनता 90 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन बनता। अगले वाले को चुनता तो पेंटेन बनता, एंगल 109 डिग्री के आसपास। और उसने चुना क्या, पांचवें कार्बन को, ताकि 5 कार्बन और एक छठा ऑक्सीजन, और वो हेक्सागन बनाए। और हेक्सागन में एंगल होता है 120 डिग्री का, जो होता है मैक्सिमम अचीवेबल एंगल, जिससे स्ट्रेन पड़ता है मिनिमम। मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी। वाई, एवरी वाई। तो ये OH का याद करिए, इधर भी यही हुआ था, H गया था O के पास और OR गया था कार्बन के पास। इधर भी यही होने वाला है, H जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस और ऑक्सीजन प्लस, ये इसके पास खींचा चलाएगा, खींचा चलाएगा। इसका मतलब सर इधर ध्यान से देखिएगा जरा, अब ये स्ट्रक्चर को, ये इस पे नॉट अफेक्ट, नो इफेक्ट, इस पे नो इफेक्ट, इस पे नो इफेक्ट, इस पे यहां से H जा चुका है, यहां से H जा चुका है, तो यहां एक O पे नेगेटिव बचा है। अब इस कार्बन पे क्या हुआ है, OH बन गया है और इसके पास एक H पहले से भी था, ये वाला H।
तो इसका मतलब इस कार्बन पर भी बाकी सारे कार्बन, देखो ये वाला कार्बन देखो क्या है इसके पास, एक H एक OH, अगला वाला एक H एक OH, अगला वाला एक H, तो इसका मतलब सबसे पहले कार्बन पर भी अब एक H और एक OH आ चुका है। अब ये एक H एक OH कहां रहेंगे, कैसे स्ट्रेन होंगे? ये ऐसा भी हो सकता है कि मेजॉरिटी के साथ जाए, देखो मेजॉरिटी में OH इधर किस तरफ है, राइट में, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो नया OH बन रहा है वो मेजॉरिटी की तरफ जाए और मेजॉरिटी से ही ऐसे रखे जाए जो नया OH बने, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि याद करिए जब ये बॉन्ड इधर गया था, याद करिए ये वाला बॉन्ड ऐसे था, ये वाला इधर गया, ये माइनस और कार्बन पे आया प्लस, तो कार्बन पे अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसा कुछ बॉन्ड बना देंगे आपस में जुड़कर। ये किन्होंने बताया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर वालों ने बताया, केस 2 वालों ने बताया। अब यहां पर आपके मन में नाना तरह के सवाल आ रहे हूं, मैं बताऊंगा, चिंता ना करिए, आप सिर्फ सुनते रहिए, हर सवाल का आंसर मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन तो यही था, सर ऐसा ही क्यों हुआ कि OH उधर गया मेजॉरिटी के साथ? ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां HO और लेफ्ट साइड में OH माइनॉरिटी के साथ, मतलब जहां पर एक OH है वहां पर भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, इस वाले OH के साथ रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, बिल्कुल, यस इट इज पॉसिबल। सर असली में क्या होता है फिर, ये तो बताइए, असली में दोनों होते हैं भाई, वहां कोई झंडा लेके डंडा लेके थोड़ी खड़ा है, दोनों होते हैं, ये भी होता है वो भी होता है। इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, जिसमें मेजॉरिटी के साथ जाता है और जिसमें माइनॉरिटी के साथ एक OH वाले की तरफ रहता है, लेफ्ट में OH की तरफ रहता है, उसे हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो पहला तो मेरा ये क्वेश्चन हुआ खत्म कि वो अल्फा ग्लूकोज रहा और वो क्या रहा, बीटा ग्लूकोज। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये आपस में अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इस तरह से ये सारा सीन है, इस तरह से सारा सीन। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को अच्छी तरह से हम लोग पूरा नाम कैसे, चलो ये तो बाद में बताऊं। अल्फा ग्लूकोज, मेरे ख्याल से पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, अल्फा ग्लूकोज किसे कहते हैं, बीटा ग्लूकोज किसे कहते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। बच्चों जिनको नहीं पता डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या होता है, उनके लिए एक बार मैं बता दूं, कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ मोड़ देते हैं, राइट टुवर्ड्स राइट, उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उनको लेफ्ट को रोटेट करते हैं, उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, देन माय आंसर विल बी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ मोड़ता है, क्लॉकवाइज की तरफ मोड़ता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, कितना डिग्री एंगल है रोटेट करने का, डेक्स्ट्रो रोटेशन का एंगल बताइए। 120 डिग्री। डेक्स्ट्रो रोटेशन में अल्फा ग्लूकोज का एंगल होता है 110 प्लस 110, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो। और बीटा का अगर आप मुझसे पूछते हैं ओरिएंटेशन, अराउंड 19.7 होता है, 20 भी लिख सकते हैं, 19.7 डिग्री ये इनका रोटेशन होता है, ये इनका रोटेशन होता है भाई। ये इनका रोटेशन होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आते हैं। मतलब अगर मैंने अल्फा और बीटा आपस में मिक्स कर दिए या अल्फा बीटा मिक्स हो जाते हैं, तो ये दोनों प्लस 52.5 डिग्री पर आकर रुक जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में प्लस 52.4 डिग्री लिखा हुआ है, एक ही बात। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 100%, समझो मेरी बात, बीटा ग्लूकोज रखा है तो वो अपने आप थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है अल्फा ग्लूकोज में। और अगर मैंने 100% अल्फा ग्लूकोज रखा है तो अपने आप थोड़ा सा बीटा ग्लूकोज में, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो अगर मैंने बीटा ग्लूकोज 19.7 है,
अल्फा ग्लूकोज 100.10 है, तो कहीं ना कहीं इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इनके बीच का रोटेशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज का रोटेशन कितना है, आप बताएंगे +52.4 डिग्री। ग्लूकोज का रोटेशन अगर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे +52.4 डिग्री, जिसमें अल्फा का ये, बीटा का ये, दोनों आपस में म्यूचुअल रोटेट होकर इस एंगल पर रुकते हैं। इस म्यूचुअल रोटेशन को बच्चों म्यूटा रोटेशन भी कहते हैं। म्यूटा रोटेशन भी कहते हैं। मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या। A fresh aqueous solution of alpha glucose, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। A fresh aqueous solution of alpha glucose with specific rotation of +110 degree after some time, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, चेंजेस टू बीटा ग्लूकोज, चेंजेस टू बीटा ग्लूकोज, अपने आप वो चेंज हो जाता है बीटा ग्लूकोज, एंड अटेन्स इक्विलिब्रियम एट, इक्विलिब्रियम अचीव करता है जब अल्फा ग्लूकोज होता है 36% एंड बीटा ग्लूकोज होता है 64%। इस पे अपने आप इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। while the mixture, equilibrium mixture shows specific rotation of +52.4 डिग्री। इसी तरह से मैंने अल्फा ग्लूकोज रखा था ना, 100% अल्फा ग्लूकोज रखा था भाई, अपने आप उसका 64% बीटा में चेंज हो जाता है और वो 34, 36, 44, 64% पे आके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। इसी तरह से अगर मैं 100% बीटा ग्लूकोज रख दूं, 100% बीटा ग्लूकोज, क्या लिख रहा हूं मैं, सिमिलरली a fresh aqueous solution of beta glucose attains equilibrium at same percent with same specific rotation, same percent and same specific rotation, same। तो इसको, जो इस प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। सो द process which involves the change in optical rotation of either form of glucose in aqueous solution to that equilibrium mixture is called म्यूटा रोटेशन। उसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस रोटेशन को कहते हैं म्यूटा रोटेशन।
उसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल कि आप ये देखिए इस ग्लूकोज को, इसमें ये एक बॉन्ड, इतना लंबा बॉन्ड आ रहा है भाई, ये कौन सा बॉन्ड है? ऐसा कोई बॉन्ड होता है इतना लंबा? इतना लंबा कौन सा बॉन्ड होता है भाई? इतना लंबा तो कोई बॉन्ड नहीं होता। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ऐसा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए मार्केट में, उनका नाम था हावर्थ। तो हावर्थ ने समझाया कि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरन होता है, पायरन, उसी के ऊपर बनाओ। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। द साइक्लिक स्ट्रक्चर of glucose is based on 6-membered cyclic ether है cyclic ether, याद रखना ये एमसीक्यू में अच्छा क्वेश्चन है। 6-membered cyclic ether पायरन कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूं। बेंजीन की तरह 6 मेंबर्ड है, इसमें भी इधर एक ऑक्सीजन है, इसमें एक ऑक्सीजन और इधर 2 डबल बॉन्ड्स। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, और इधर ऑक्सीजन और ऐसे, ये ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका ग्लूकोज से काफी संबंध है। कैसे? इसमें मान लिया मैंने, ये है पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। तो पहला और पांचवा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसमें देखें, ये है पहला कार्बन और ये है पांचवा कार्बन, चेक करो, ये देखिए, ये पहला कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ये किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। पर यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ध्यान रखना, हम जो बनाएंगे उस पर कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम इसको और थोड़ा सा ऐसे करके बनाएंगे। थोड़ा सा हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, ऐसे करके इसी को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। 1 2 3 4 5, इधर और इधर डबल बॉन्ड है। देखिए यही चीज है सेम, पर हम डबल बॉन्ड को हटा देंगे क्योंकि हमारे मतलब का नहीं है डबल बॉन्ड। तो पायरान पर आधारित है, इसीलिए ग्लूकोज को पायरानोज भी कहते हैं। मतलब अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हम लोग ये बनाया हमने, ये कार्बन है, मान लो कार्बन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक कार्बन। अब इस कार्बन के बाकी 2 हाथ हमने ऐसे ऐसे करके, तो इसलिए एक डंडी ऐसे खींच देंगे जिससे पता लग रहा है बाकी 2 हाथ कहां है कार्बन के। तो अब चारों वैलेंसी हो गए ना कार्बन के, ये इस कार्बन के चारों वैलेंसी, ये इस कार्बन की चारों वैलेंसी, ये इस कार्बन की चारों वैलेंसी और ये इस कार्बन की वैलेंसी, सबके हो गए 4 वैलेंसी। नंबरिंग कर देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5th। और देखिए ध्यान से, फर्स्ट और 5th कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, ये 6th कार्बन है आउट, ये रिंग से बाहर है। फर्स्ट और 5th कार्बन ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए। अब इनको कैसे सजाएंगे, इसको सुनिए। अब पहले बॉन्ड को, पहले कार्बन को देखिए, पहले कार्बन के इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है? COH, ये ऐसे है बिल्कुल। अब इसको आप जरा 90 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा? CHOH। ध्यान से देख लीजिए आप, सबको 90 डिग्री रोटेट करना है, इसको 90 डिग्री रोटेट। तो 90 डिग्री रोटेट करके यहां से यहां पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ऊपर क्या है? H, नीचे क्या है? OH। ये पहला कार्बन है, ठीक है। अब दूसरे वाले कार्बन को उठाइए जरा, दूसरे वाले कार्बन को भी 90 डिग्री पे रोटेट करिए, OH, H। अब तीसरे वाले को उठाइए जरा, तीसरे वाले को रोटेट करेंगे तो तीसरे वाले में इसको रोटेट करेंगे ना, तो 90 डिग्री, तो H नीचे आ जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, OH।
अब जरा चौथे वाले को जरा रोटेट करिए, तो जरा चौथे वाले में OH नीचे आ जाएगा, OH ऊपर H। इसी तरह से पांचवें कार्बन पर आ गया। अब पांचवें कार्बन को चेक करेंगे तो पांचवा कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़कर पहले पे है। देखो ध्यान से देखो, यहां से मैं जो रूट फॉलो कर रहा हूं ध्यान से, ये देखो पहले से पहला और पांचवा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पहला और पांचवा वैसे भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी देखो पहला पांचवा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब इसके अलावा पांचवें पे एक है H और एक है CH2OH। तो हमेशा जो H होगा बच्चे वो नीचे और CH2OH हमेशा रिंग से बाहर की तरफ होगा, अवॉइड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो बनाना, इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूको पायरानोस, अल्फा ग्लूकोपायरानोस, इसका नाम ही दे दिया गया। ग्लूकोज ही है बट पायरान पर बेस्ड है, इसलिए पायरानोस। अब अगर बीटा का बनाए तो अब तुम कहोगे सर बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप कहेंगे सर सारी बातें छोड़ो, मैंने कहा अच्छा फिर क्या बात देखनी है भाई। तुम कहोगे सर अल्फा और बीटा ग्लूकोज किस बात पे डिफर करते हैं। मैंने कहा तो सेम है, बस एक चीज पर डिफरेंस है, क्या? पहले कार्बन का ओरिएंटेशन, पहले कार्बन का ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। पहले कार्बन का OH अलग है, इस बात पर गौर करिए। इसको रोटेट करेंगे, बाकी सब सेम है। सर इसका मतलब पहले वाले का ना, पहले वाले का इसका क्या है, H ऊपर है ना, तो इसका सर मैं काम कर देता हूं, OH कर देता हूं ऊपर, H कर देता हूं नीचे, बाकी सारा टेप दो सर एज इट इज। दूसरा वाला H OH H OH सब टेप दो सर, OH H इधर H इधर CH2OH, और इसे हम कहते हैं बीटा ग्लूको पायरानोस। इसका नाम आ गया है बीटा ग्लूको पायरानोस। ठीक है भाई। इन दोनों स्ट्रक्चर को हावर्थ साहब ने बनाया था, इसीलिए इसको हावर्थ प्रोजेक्शंस के नाम से बोला जाता है, हावर्थ प्रोजेक्शन के नाम से। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा आज सारी कहानी डिकोडेड। क्या सर? सबसे पहले आपने बताया ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही। फिर हमने ये समझा कि दरअसल ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद वो बाकी 16 में से बाकी 14 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते। फिर हमें आंसर मिला कि उनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बट वो किसी एक अल्कोहल के साथ हेमी एसिटल, हेमी एसिटल मतलब ये बना रहा है, हेमी एसिटाइलेशन बना रहा है। ग्लूकोज हैज वन CHO group, but it is not free, and hence despite of the fact that glucose reacts with HCN and NH2OH, but it does not react with NaHSO3, 2,4-DNP, etc. and all other 14 nucleophilic addition reaction. It shows that it has
क्या CHO group. It shows it has CHO group, but it is not free. ऊपर वाली लाइन दोबारा लिख रहा हूं, as, क्योंकि it undergoes cyclic hemi acetylation with its fifth carbon OH group, fifth carbon के OH group, to form a cyclic structure of 6-membered ring. और इससे फाइनल ठप्पा लग गया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब जो हेमी एसिटाइल बना, हेमी एसिटाइल में एक अल्कोहल और एक ईथर बनता है, HOH बनता है, वो कहां पे रहेगा? अगर वो मेजॉरिटी के साथ रहा अल्फा, माइनॉरिटी के साथ रहा बीटा, यहां पर 2 टेक हो गए। फिर हमने क्या कहा, इसको समझने के लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हावर्थ साहब ने एक पायरान बेस लिया, साइक्लिक रिंग, और उसको समझाया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा। फिर हमने ये समझा कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज के फॉर्म्स है और उनका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अलग अलग डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाते हैं। फिर हमने ये समझा कि अल्फा ग्लूकोज को छोड़ दो या बीटा ग्लूकोज को छोड़ दो, ये आपस में एक इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, जिनका रेशियो अल्फा ग्लूकोज का 36% होता है, बीटा ग्लूकोज का 64% होता है, और ये दोनों एक स्पेसिफिक रोटेशन पर आकर रुक जाते हैं, वो प्लस 52.4 डिग्री है, जो स्पेसिफिक रोटेशन नॉर्मल ग्लूकोज का कहलाता है। इस रोटेशन को जो ये आपस में करते हैं, इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। पहले बताइए भाई साहब, यहां तक मेरी बात को समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस यस यस, ओके गुड। अब एक और चीज थी जो मुझे समझानी थी, जो मैंने ब्लू पेन से इंडिकेट किया है, वो ये कि सर ये दोनों डिफर करते हैं, दीज अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज differs only at one carbon. They differs only at the configuration of first carbon. इनको कहा जाता है बच्चों एनोमर्स। सर एक बार दोबारा से बोलना। यस यस बिल्कुल। आप अल्फा और बीटा ग्लूकोज को देखो जरा ध्यान से, इसके फर्स्ट कार्बन का ओरिएंटेशन क्या है? फर्स्ट कार्बन का ये, और बीटा वाले का क्या, अल्फा वाले का क्या है ये, मतलब बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो इसका मतलब सर अल्फा और बीटा जो फॉर्म है ग्लूकोज के, वो आइसोमर हुए, बिल्कुल आइसोमर हुए यार, क्योंकि बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक कार्बन का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। 3D आइसोमर हुए, स्टीरियो आइसोमर हुए। इस आइसोमर का नाम क्या है, एक खास स्पेशल, जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन C1 के अराउंड में चेंज आता है, इन्हें हम कहते हैं, C1 मतलब फर्स्ट कार्बन के अराउंड में चेंज आता है, इन्हें हम कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स कहा जाता है, एनोमरिक कार्बन, एनोमर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, both alpha and beta form of glucose only differs at the orientation of C1. C1 पर डिफरेंस है, कार्बन 1 पर डिफरेंस है, C1. Such a pair, ऐसे पेयर को, of stereoisomers, such a pair of stereoisomers which differs in configuration only around C1
आर कॉल्ड एनोमर्स। इन्हें क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। मतलब ये एक तरह के स्पेशल आइसोमर्स हुए बच्चों, स्पेशल तरह के आइसोमर्स। एक स्पेशल तरह के आइसोमर, जिनमें आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनके स्ट्रक्चर में कहां पर डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ पहले कार्बन पर, जिसका OH लेफ्ट में, उसका OH राइट में। द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्लूकोज इज एग्जैक्टली सेम। बाकी बचा हुआ तो ग्लूकोज एकदम सेम है भाई, हूबहू सेम है, डिट्टो। देख लो, ये बचा हुआ ग्लूकोज का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एकदम सेम है भाई। तो सिर्फ पहले कार्बन पर ही ये चेंज है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एनोमर्स, एक खास तरह का आइसोमर। ये तो रही भैया अगली बात। अब उससे अगली बात समझिए, एक और खास बात, बड़ी खास बात। बड़ी खास बात क्या है? खास बात कि सर ग्लूकोज का पूरा नाम कहा जाता है ग्लूकोज। ये आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आया आज पहला स्टार टॉपिक ऑफ द डे, डबल स्टार टॉपिक ऑफ द डे आज का। ग्लूकोज इज correctly named as अल्फा डी या फिर डी प्लस ग्लूकोज। डी प्लस ग्लूकोज। अब सर ये डी और प्लस क्या दिखाते हैं? पहले मैं बता दूं, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, डैश हाइफन। तो पहले तो सर ये बता दीजिए डी क्या दिखाता है। कई बच्चे सोचेंगे डी से डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एल से लीवो रोटेटरी है। कई बच्चे ये सोचेंगे। मैं आपको बता दूं, नहीं, गलत जवाब। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेशन है और माइनस का मतलब लीवो रोटेशन है। इसका मतलब प्लस यहां पर डेक्स्ट्रो रोटेशन या लीवो रोटेशन शो कर रही है। तो सवाल आता है ये डी क्या शो कर रहा है? सर ये डी क्या शो कर रहा है, इसको समझिए। डी, व्हाट डज दिस डी सिग्निफाइज? डी यहां पर क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो डी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ग्लूकोज है जिसमें टोटल 6 कार्बन है। इसको हेक्सोज भी कहते हैं क्योंकि 6 कार्बन है। जिसके भी नाम के पीछे ओज आ जाता है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, नाम के पीछे एज आ जाता है मतलब एंजाइम। सर ये हेक्सोज है क्योंकि 6 कार्बन है, ठीक है। अगर एक कार्बन हटा दूं तो 5 कार्बन है सर, पेंटोज। एक और हटा दूं तो क्या बन जाएगा सर? टेट्रोज, क्योंकि 4 कार्बन है। और एक और हटा दूं तो बन जाएगा ट्राइओज। अब इससे कम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार, ग्लूकोज की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के अनुसार ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कम से कम एक कायरल कार्बन तो होना चाहिए। अगर ये भी हटा दूं तो फिर तो ऑप्टिकली एक्टिविटी होगी ही नहीं। तो इसका मतलब सबसे छोटा ग्लूकोज, अगर सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट दुनिया का होता है ये। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है ये, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ट्रायोज। इसे कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। इसका नाम वैसे ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड। पर पॉइंट ये बनता है, इसके ऑप्टिकल रोटेशन अगर मैं कर दूं तो कार्बन, बीच वाला कार्बन चेक कर सकते हैं आप, इसकी रोटेशन उल्टी हो जाएगी। बीच वाले का इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H। इसका मतलब सर बीच वाले कार्बन के 2 ऑप्शन हो सकते हैं। इसका मतलब सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है ट्रायोज, 3 कार्बन वाला ग्लिसरैल्डिहाइड जो इसका नाम है, इसके 2 पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं। 2 पॉसिबल फॉर्म, एक जिसका ये लास्ट ऑप्टिकल, ये वाला राइट की तरफ हो OH, और एक जिसमें ये OH लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो अगर लेफ्ट की तरफ होता है तो हम लोग इसे कहते हैं बीटा फॉर्म, राइट की तरफ का अल्फा। तो इसे हम कहते हैं अल्फा
ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसे कहते हैं बीटा ग्लिसरैल्डिहाइड। अल्फा ग्लिसरैल्डिहाइड, बीटा ग्लिसरैल्डिहाइड। सबसे समझिए, दोबारा सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ग्लिसरैल्डिहाइड is the smallest carbohydrate, ट्रायोस, इसको कहते हैं ट्रायोस। It has two forms, it has two alpha and beta form, those it has alpha and beta form। ध्यान से देखिए, those वो carbohydrates, those carbohydrates whose last optically active carbon has OH on the right side पर है। मतलब वो किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करेगा, कौन से फॉर्म में राइट साइड में है OH, चेक करो जरा, अल्फा फॉर्म में या बीटा फॉर्म में? अरे OH राइट साइड में कौन है भाई? अल्फा। हाँ अल्फा, बिल्कुल सही। और मैंने क्या कहा, लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब नीचे से देखोगे तो लास्ट यही है। इसमें तो कह रहे एक ही था तो क्या ही लास्ट होगा, बट उसने साइंटिस्ट ने कहा लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव ये। तो those carbohydrates whose last optically active carbon has OH on the right side shows relative symmetry। relative symmetry मतलब एक जैसा, relative symmetry with, relative symmetry मतलब एक जैसा, relative symmetry with alpha glyceraldehyde, relative symmetry with alpha glyceraldehyde shows relative symmetry with alpha glyceraldehyde, alpha glyceraldehyde are known as, are considered as D family members। उनको हम कहते हैं D family, कैपिटल D family members। while जबकि whose OH is on the left side पर अगर है, shows relative symmetry with beta glyceraldehyde, beta glyceraldehyde are considered as L family। उन्हें हम क्या कहते हैं? L family। तो अब आप मुझे बताइए ग्लूकोज का लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन है? ग्लूकोज का लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन सा है? दोबारा देख लीजिए, CHO, 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, 1 2 3 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका OH इधर की तरफ है। तो बताओ किसके साथ रिलेटिव सिमेट्री शो कर रहा है ये, अल्फा वाले के साथ या बीटा वाले के साथ? सर अल्फा। अल्फा। इसीलिए इसको कौन सी मेंबर का, कौन सा मेंबर हुआ ये, D या L? यस डी। यस, बिल्कुल सही जवाब। यहां बना देता ना तो उसको ज्यादा अच्छा लगता। 1 2 3 4।
यस, ठीक है। तो ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, इसको डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। डी शोज रिलेटिव सिमेट्री with alpha glyceraldehyde, while plus shows its dextro rotation, plus shows dextro rotation, ठीक है। इस तरह से ये हुआ ग्लूकोज का खत्म, ग्लूकोज यहां पर हुआ खत्म। थोड़ा सा समय बांधिएगा, धीरज बांधिएगा, मैं थोड़ा सा फ्रक्टोज आज कराना चाहता हूं, थोड़ा सा 10-15 मिनट और संयम बांधिएगा। फ्रक्टोज छोटा सा है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी C6H12O6 है, जैसे ग्लूकोज वैसे ही फ्रक्टोज एकदम सेम। इसको फ्रूट शुगर कहते हैं कई बार, फ्रूट शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर हैं, क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसमें एल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर functional isomers as both are same except the fact that glucose is an aldose while fructose is a ketose। बस इतना अंतर है भाई, बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। एक बात और याद रखिएगा कि ग्लूकोज जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये है लीवो रोटेटरी। इसका पॉलीसेकेराइड इनुलिन है, जैसे उसका पॉलीसेकेराइड स्टार्च था, स्टार्च से मिलता था। मैंने उसमें 2 तरीके करवाए हैं, उसको मिलने के 2 तरीके हैं ग्लूकोज को मिलने के, एक स्टार्च का हाइड्रोलिसिस, एक केन शुगर का हाइड्रोलिसिस, मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर भी 2 चीजें हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। याद करिए, केन शुगर का मतलब ही है सुक्रोज एंड सुक्रोज एंड इन्यूलिन। it is a polysaccharide of fructose। ये आप लोगों को एक अच्छा सा MCQ क्वेश्चन मिला। जैसे स्टार्च होता है ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड, ऐसे ही फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड इन्यूलिन होता है, इन्यूलिन। इट इज ऑल्सो नोन एज लेव्युलोज, जैसे उसको डेक्स्ट्रोज कहते थे, लेव्युलोज, एज इट इज लीवोरोटेटरी। ग्लूकोज is known as dextrose due to its dextro rotation, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन। स्टार्च का भी सब कुछ सेम है, इतना याद रखिएगा। बस एक चीज चेंज है, इसका स्ट्रक्चर, बस वही बताना है। थोड़ा सा धीरज उसी की वजह से मैंने रखने को कहा है आपको।
स्ट्रक्चर देखिए जरा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर उसके साथ रिजेम्बलेंस शो करूंगा, 1 2 3 4 OH H OH H, ये था ग्लूकोज। अब यहां पर एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा। आपको पता है कीटोन का भी पहले कार्बन पे होता नहीं है भैया, कीटोन पहले कार्बन पर नहीं होता, तो पहले कार्बन पर नहीं होगा कीटोन, दूसरे कार्बन पर। यहां पर कीटोन होगा दूसरे कार्बन पर, तो इसका मतलब पहले कार्बन पर भी CH2OH ही होगा लास्ट की तरह, और यहां होगा कीटोन का कार्बन C डबल बॉन्ड O। बस यही अंतर है, यही अंतर है। मतलब कीटोन क्योंकि पहले कार्बन पर होता नहीं, कीटोन दूसरे कार्बन पर आ गया, बाकी रेस्ट इज एग्जैक्टली द सेम। यहां पर भी वही होगा, याद करिए जो पीछे हुआ था, क्या ये वाला O इधर जाएगा तो ये O माइनस आएगा और एक H आएगा, यही पॉसिबल है। तो इसका एक H इधर जाएगा, जब एक नया OH बन जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो एक नया OH बन जाएगा। फिर से दो पॉसिबिलिटीज आगेगी, अगर नया OH इधर की तरफ बना या फिर नया OH इधर की तरफ बना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अगर इधर की तरफ बनेगा तो ये पूरा CH2OH भाई साहब उठकर पीछे लग जाएगा इधर, और अगर इधर बना तो CH2OH लग जाएगा इधर। इस बात को समझ लीजिए। इसके अलावा सीधे ये जुड़ गया है आखिरी कार्बन से CH2OH, बिल्कुल। इसके बाद सब कुछ सेम, HOH OH H OH, और ये आपस में जुड़ जाएगा एकदम सेम। जब मैं ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज कराता हूं तो बच्चों को जनरली 5 मिनट में सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए मैं चाहता हूं एक ही क्लास में आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को समझिए, और घर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, झोल पक जाएगा। इन स्ट्रक्चर को अपने हाथ से नहीं बना के देखा तो कुछ नहीं देखा। तो ये आपस में रहते हैं इक्विलिब्रियम में, जैसे ग्लूकोज का था। ये है अल्फा फ्रक्टोज, ये है बीटा फ्रक्टोज। तो इसका मतलब फ्रक्टोज की अगर मैं डेफिनेशन करता हूं तो फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज इज एन ऑप्टिकली active pentahydroxy ketose. Pentahydroxy ketose. It is an optically active pentahydroxy ketose. इस बात पर गौर करिए, ठीक है बेटा। अब ध्यान से आगे की बात सुनिएगा कि इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होगा, क्या इनमें म्यूटा रोटेशन होता है। यस, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। आप बस 5 मिनट सुनते रहिए। अगर मैं अल्फा फ्रक्टोज की बात करता हूं तो अल्फा, ये क्योंकि लीवर रोटेटरी है तो एंगल माइनस में आएगा। इनका स्पेसिफिक रोटेशन -21 डिग्री होता है, और बीटा वालों का -133 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम में आकर म्यूटा रोटेशन दिखाकर इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर किस एंगल पर आकर ठहरता है? इसका एंगल अल्फा, जो कि एंगल कहलाता है स्पेसिफिक एंगल, वो -92.4 डिग्री पे आता है। तो याद रखना, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए फ्रक्टोज का लीवर रोटेशन -92, ग्लूकोज का +52.4, इसको भी म्यूटा रोटेशन ही कहते हैं। म्यूटा रोटेशन का संधि विच्छेद करूंगा, म्यूचुअल रोटेशन, आपस में रोटेशन। अगर आप ध्यान करें, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, ये वाला हिस्सा बीटा फ्रक्टोज का,
और ये वाला हिस्सा अल्फा फ्रक्टोज का बिल्कुल हूबहू सेम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अंतर कहां पर है सर? अंतर सिर्फ इस कार्बन को लेकर है सर। इस कार्बन का OH फ्लिप कर गया, उल्टा कर गया, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम। तो इसका मतलब ये भी एक खास तरह के आइसोमर है। कौन मुझे बताएगा ये किस तरह के आइसोमर है जिसमें एक ही कार्बन का ओरिएंटेशन डिफर करता है? एनोमर। यस, यस। तो इसका मतलब अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म of fructose are anomers, just like glucose, as they differs in the orientation of C1 only. सिर्फ C1 पे, the rest is same, बचा हुआ बिल्कुल सेम है। अब सवाल आता है सर क्या इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल होता है, बट सर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक मेंबर कम हो गया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये बचे, एक ये बाहर हो गया पहला वाला और एक ये बाहर हो गया, दो बाहर हो गए सर, 6 में से 2 बाहर गए। मैंने कहा फिर तो 4 ही कार्बन बचे और एक ऑक्सीजन। 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन मतलब 5 मेंबर की रिंग बन गई, पेंटेन बनेगा। यस, साइक्लोपेंटेन। यस, साइक्लोपेंटेन। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन एक इसी की तरह का ईथर होता है, साइक्लिक ईथर। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। The cyclic structure of fructose is based on 5-membered heterocyclic ether। हेट्रोसाइक्लिक मतलब 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड। इस तरह से ये कैसे दर्शाया जाता है? ये है, इसे कहते हैं फ्यूरन। फ्यूरन। और अगर मैं ये 2 डबल बॉन्ड हटा दूं, इन दोनों डबल बॉन्ड की जगह ले आऊं हाइड्रोजन, तो पता है ये क्या बन जाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। मतलब इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी। इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। सुन रखा है ना आपने टेट्राहाइड्रोफ्यूरन? कहाँ? कौन मुझे बताएगा? Yes, sir. टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कहाँ सुन रखा है? सर वो बोरेशन ऑक्सीडेशन वाले में। Yes, sir. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, माय डियर, बिल्कुल सही। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, साइक्लोपेंटेन को ऐसा बना लेते हैं, फिजिबल थोड़ा सा ऐसा, और हर कार्बन के ऐसे ऐसे करके हम लोग 4 हाथ बना देते हैं। इससे थोड़ा सा फिजिबिलिटी ज्यादा समझ में आएगी फ्यूरन की। The cyclic structure of fructose is based on 5-membered heterocyclic ether furan, and thus, और इसीलिए it is known as, कौन मुझे बताएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्यूरानोज। Furanose. जैसे वो पायरानोज था, ये फ्यूरानोज। अब ये कैसे बनाएंगे याद करो। देखो पहले तो मैंने यहां पर बना दिया ये एथर, समझ में मेरी बात को। अब इधर बनाऊंगा मैं एथर, ऐसे करके बनाने की कोशिश करूंगा, और यहां पर हर कार्बन के मैंने 4 हाथ बना दिए। अब आप पहले कार्बन को लीजिए जरा, ये रहा पहला कार्बन। पहला कार्बन को 90 डिग्री रोटेट करना है, इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, खड़ा करना है। तो खड़ा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा OH, ऊपर आ जाएगा CH2OH 90 डिग्री। तो ये OH, ये CH2OH।
अब मैं दूसरे वाले को पकड़ूंगा और इसको भी 90 डिग्री रोटेट करूंगा, तो HOH। फिर तीसरे वाले को पकड़ूंगा और उसको भी रोटेट करूंगा, OH। फिर चौथा वाला हमेशा मैंने कहा है ये हमेशा ऊपर ही रहता है, इट इज मैंडेटरी। इसी तरह से इसे हम कहेंगे अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोस, अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोस। अगर मैं बीटा की बात करता हूं, बीटा की बात, तो पहले बॉन्ड को घुमा डालो, दूसरे बॉन्ड को घुमा डालो HOH, तीसरे बॉन्ड को घुमा डालो OHH, और इधर HCH2OH। इसे हम कहेंगे बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोस। अब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जैसे ग्लूकोज का पर्टिकुलर नाम हमने क्या रखा था, करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज, where D shows relative symmetry with alpha glyceraldehyde while plus shows its dextrorotation। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं फ्रक्टोज का लास्ट वाला कार्बन उठाऊं, लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ये है जिसमें मैंने अभी डार्क कर रहा हूं लास्ट, तो इसका OH कहां है, किसके साथ सिमेट्री शो कर रहा है, राइट में या लेफ्ट में? राइट में। राइट में। Yes, तो राइट में में सर। मतलब ये भी D फैमिली का मेंबर है या L फैमिली का मेंबर है? सर डी। Yes, it is also a D फैमिली। पर इसमें प्लस आएगा क्या? नहीं, ये माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि ये है एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रक्टोज इज करेक्टली नेम्ड एज D माइनस फ्रक्टोज। याद करिए ये बाहर वाले डैश है, बाहर वाले माइनस नहीं है जनाब, D माइनस फ्रक्टोज, वेयर D shows its relative symmetry with alpha glyceraldehyde, relative symmetry with alpha glyceraldehyde, and minus shows levo-rotation, minus shows levo-rotation, माइनस में लीवो रोटेशन, माइनस से लीवो रोटेशन का पता लगता है। और इसी से खत्म हुआ हम लोगों का फ्रक्टोज भी, इसी से फ्रक्टोज भी हमारा खत्म। आज यहीं तक मैं चाहूंगा अंत करना, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी कुछ बातें सीखी।